नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका हम एक बेसिक आइडिया लेंगे थ्योरी पॉइंट से। फटाफट देखेंगे कि भाई इसमें कौन सी चीज़ें कैसे क्या यूज़ होता है। तो आज का टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ पेमेंट। इसमें मैं आपको बेसिक जो है ना पेमेंट को लेके वो सारी चीज़ें बता दूंगा इस वीडियो में। आपको ज़्यादा अलग से पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं, बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा आराम से। तो हाईवे इंजीनियरिंग का ये टॉपिक है, तो फटाफट देख लेते हैं कि पेमेंट क्या होती है। व्हाट इज़ पेमेंट स्ट्रक्चर। ओके, पेमेंट इज ए लेयर स्ट्रक्चर होता है। लेयर होती हैं इसमें पेमेंट में, क्या क्या लेयर होती हैं, किस कौन क्या डलता है वो सब भी मैं बताऊंगा आपको। सपोर्टेड बाय सॉइल सबग्रेड टू फॉर्म द कैरिज वे। अब कैरिज वे क्या होता है ऑफ ए रोड इज कॉल्ड रोड पेमेंट। मैं बताऊंगा आपको कैरिज वे क्या होता है, डोंट वरी। फिलहाल आप पेमेंट समझ लो। पेमेंट ये है कि डिफरेंट लेयर का स्ट्रक्चर होता है जिसमें सॉइल सबग्रेड होती है और भी एग्रीगेट होते हैं, ठीक है। और उन सब की लेयर होती है, अलग अलग होती हैं पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप में। तो इसके टाइप कौन से? फ्लेक्सिबल पेमेंट, उसमें अलग होती हैं लेयर, उसमें अलग होती हैं, दोनों में अलग अलग होती हैं। ऊपर वाली जो कोट होती है ना वो अलग होती है, आपको पता चल जाएगा अभी। फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है और इसको हम बिटुमेंस पेमेंट या ब्लैक टॉप पेमेंट भी बोलते हैं। रिजिड पेमेंट में क्या होता है? सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट या वाइट सरफेस पेमेंट। अब इन दोनों में क्या होता है आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं। फ्लेक्सिबल पेमेंट वो होती है जो आपने रोड देखे हुए ना, जो तारकोल वाले ब्लैक रोड होते हैं, जो हम बोलते हैं तारकोल से रोड बना रहे, वो वाले होती है फ्लेक्सिबल पेमेंट। उसका क्या काम होता है, लोड कैसे ट्रांसफ़र होता है, वो सब आगे आपको पता चल जाएगा। और रिजिड पेमेंट अपने जो मसाले से, कंक्रीट से जो रोड बनाए जाते हैं वो वाली होती है हमारी रिजिड पेमेंट। पर्पज़ क्या है रोड पेमेंट का? टू कैरी हैवी लोड ऑफ वेहिकुलर ट्रैफिक and to distribute the same over the layer area underlying subgrade soil। भाई हैवी लोड कैरी करते हैं ये रोड, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक हो तो वो क्या है, जो लोड को सबग्रेड सॉइल में ट्रांसफ़र कर देते हैं लोड को। उसके बाद प्रिवेंट द सबग्रेड सॉइल फ्रॉम बैड इफेक्ट ऑफ वेदरिंग एजेंसी। प्रिवेंट करती हैं भाई सबग्रेड सॉइल को, जो बैड इफेक्ट होता है वेदरिंग एजेंसी की वजह से, भाई का जो कटाव पानी की वजह से, हवा की वजह से। तो पेमेंट इसलिए भी डाली जाती है, प्रिवेंट करती हैं। उसके बाद टू प्रोवाइड ए स्मूथ राइडिंग सरफेस, अच्छा राइडिंग सरफेस देती हैं, झटके कम लगते हैं व्हीकल्स में, ठीक है। जो गाड़ी है उसकी कंडीशन अच्छी रहती है, स्मूथ होती है, रोड की लाइफ अच्छी रहती है, काफ़ी सालों तक रोड चलता है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन है दोनों पेमेंट के टाइप्स की, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट की। फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होती है? द रोड payments which can change their shape of some extent without any rupture are known as flexible payment। सिंपल सी बात ये समझ लो कि भैया फ्लेक्सिबल पेमेंट पे मान लो कहीं पे लोड इतना ज़्यादा पड़ा कि उसको लोड को सहने की क्षमता उस पेमेंट की ज़्यादा कम हो गई है, तो वहाँ पे क्या होती है कि आपने देखा होगा रोड दब जाता है। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है, जो चारकोल वाले रोड होते हैं वो क्या होते हैं, खड्डे बन जाते हैं उनमें, वो इस तरह से खड्डे बनते हैं स्मूथ से, ठीक है। कभी कभी तो क्या होता है ज़्यादा ही हो जाए तो भैया वहाँ से फिर अपना जो एग्रीगेट है वो निकलने लग जाते हैं, बिटुमेंस निकलने लग जाते हैं, लेकिन वो लेयर की तरह से बैठ जाती है। वो बात बोल रहा है सिंपल सी ये। उसके बाद एग्जांपल में ऑल बिटुमेन रोड्स, ग्रेवल रोड्स हो गए, वाटर बॉन्ड मैकडम रोड हो गए। वाटर बॉन्ड मैकडम रोड क्या होते हैं वो भी मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा। वेट मिक्स मैकडम रोड क्या होते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। इसमें फ़िलहाल हम पेमेंट के बारे में। रिजिड पेमेंट में क्या है, सिंपल हमारी जो कॉन्क्रीट वाली पेमेंट होती है उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि भाई जो क्या है रैप्चर हो जाए, ठीक है। शेप है जो कैन चेंज देयर शेप तो चेंज होती है फ्लेक्सिबल पेमेंट में। इसमें रिजिड पेमेंट में क्या है, खड्डा हो जाता है, डायरेक्ट शेप चेंज नहीं होती है पूरी की। कई बार आपने देखा होगा ना जो तारकोल वाले रोड हैं क्या एक तरह से स्मूथली ऐसे ऐसे ही शेप बन जाती है, कर्व टाइप, जहाँ जहाँ लोड ज़्यादा पड़ा होता है, जहाँ पे भाई लोड जो मिट्टी है नीचे बैठ जाती है और लोड वो लेयर इस तरह से हो जाती है कर्व शेप में। रिजिड पेमेंट क्या है? रोड पेमेंट विच कैन नॉट चेंज देयर शेप। रिजिड पेमेंट में जो शेप है रोड की वो चेंज नहीं होती है, विदाउट रैप्चर आर नोन एज रिजिड पेमेंट। अब रैप्चर से यहाँ पे आपको एक बात समझ में आएगी कि भैया जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसमें क्या होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो बिटुमेन हमारा जो तारकोल होता है वो क्या पिघलने लगता है, तो जब लोड आता है तो थोड़ी सी शेप उसकी क्या है, रोड की जो पेमेंट हमारी उसकी चेंज हो जाती है। ये है सिंपल लैंग्वेज में बताना।
उसके बाद है रिजिड पेमेंट में सीमेंट कंक्रीट रोड हो गया, आरसीसी पेमेंट रोड हो गई, तो ये हमारे इसमें रिजिड पेमेंट में आ जाएंगे। हम जो रिजिड पेमेंट है इसका मैं आपको डिज़ाइन बता देता हूँ, कौन कौन सी लेयर डलती हैं, ठीक है, और कौन कौन से टाइप होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिजिड पेमेंट में जॉइंट प्लेन कंक्रीट पेमेंट होता है JPCP, जॉइंटेड रेनफोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट होता है, कंटिन्यूस रेनफोर्स कंक्रीट पेमेंट होता है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पेमेंट होता है। अब इसका क्रॉस सेक्शन या डिज़ाइन कह लो जो पेमेंट है रिजिड पेमेंट का कैसे होता है, देखो ये तो हमारी होगी एग्जिस्टिंग सॉइल, मतलब पहले से ही सॉइल है, उसको हम भाई कंप्रेस करेंगे लेवल करके, भाई अच्छी सी स्मूथ सरफेस बनाएंगे मजबूत, जिसके ऊपर रोलर काफ़ी बार घुमा हुआ होगा। उसके बाद हम डालेंगे उसके ऊपर क्या, हमारे भाई सब बेस कोर्स एग्रीगेट हो गए, हैवी वाले रोड जो मोटे रोड होते हैं, ज़्यादा मोटे भी नहीं, एग्रीगेट उनका साइज़ होता है। अब कि भाई किस तरह का रोड बनने जा रहा है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या स्ट्रीट रोड, किस तरह का है, ठीक है, उसके हिसाब से हम हमारा सब बेस कोर्स तैयार करते हैं। इसमें एग्रीगेट ही आते हैं, बेस कोर्स में भी एग्रीगेट आते हैं, इससे थोड़े से छोटे। और उसके बाद आती है हमारी कंक्रीट स्लैब। ये सारे कॉम्पैक्ट होने के बाद, ये तीनों लेयर कॉम्पैक्ट होने के बाद फिर हम कंक्रीट मसाला डालते हैं हमारी इस लेयर के ऊपर, बेस लेयर के ऊपर, ठीक है, और कंक्रीट लेयर। और ये जो आप देखते हो यहाँ पे कंक्रीट लेयर में क्या होता है ना, कंक्रीट जो रिजिड पेमेंट होती है उसमें क्या होता है, जॉइंट्स होते हैं, जो हमारी स्लैब कह लो, जो कंक्रीट स्लैब होती है, इनको स्लैब ही बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या जॉइंट के हिसाब से ये चलती हैं कि भाई एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया में इतना एरिया है, उसमें एक स्लैब डाल दी, उसमें एक स्लैब, बीच में थोड़ा सा स्पेस दे दिया, वो जॉइंट होते हैं, स्पेस नहीं होता है। ट्रांसफ़र जॉइंट बोलते हैं इनको, जो इस तरह से जॉइंट होते हैं ना, भाई मान लो एक स्लैब डलती आ रही है, फिर यहाँ पे थोड़ा स्पेस एक लिमिट तक, उसके बाद यहाँ पे स्पेस दिया, जॉइंट किया, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू, फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है उतने तक की स्लैब डालते हैं, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट हो गया। बीच में आपने देखा होगा ना, जो कंक्रीट वाले रोड हैं उसमें ऐसे लाइनें लगी होती हैं, वो ये होती हैं। टाई रिजिड शोल्डर होता है ये वाला, ठीक है। ये तो आपने रिजिड पेमेंट का एक डिज़ाइन देख लिया, किस तरह से रिजिड पेमेंट है उसको रेडी किया जाता है। अब इसके टाइप देखो भाई, इसकी थ्योरी है, फटाफट देख लेते हैं। जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट में क्या है, कंस्ट्रक्टेड विद क्लोजली स्पेस कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। जो जॉइंट होते हैं वो क्लोजली स्पेस होते हैं, ज़्यादा उनमें स्पेस नहीं होता है। ओके, डोवल बार्स और एग्रीगेट interlock are normally used for load transfer across joint. They normally has a joint spacing. जो joint spacing है वो कितनी होती है इनमें, कौन से, इस वाले में jointed plain concrete pavement में, तो इसमें कितनी होती है spacing, 5 to 10 मीटर। अब देखो यहाँ पे नॉर्मली द जॉइंट स्पेसिंग मतलब क्या है, एक स्लेब डाली, वो क्या है 5 से 10 मीटर तक की, या पता नहीं mm में स्पेसिंग कितनी होगी यार, हाँ ये मीटर में ही है। ये स्लैब का डिस्टेंस बता दिया है, मतलब जो स्लैब की भाई जो स्पेस दिया जाएगा ना, एक स्लैब इतनी बना दी 5 मीटर पे 10 मीटर पे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है 5 to 10 मीटर के बीच में जो स्पेसिंग लेते हैं, उसके बाद स्पेस दे के फिर नेक्स्ट जो स्लैब है वो डालते हैं, जहाँ तक मुझे यहाँ पे इसकी बात सुन के लग रहा है। उसके बाद लग नहीं रहा है, ये यही चीज़ बोल रहा है, आगे वाले में भी वही है, 10 to 30 मीटर के ऊपर वो स्पेसिंग देते हैं यार। जॉइंटेड रेनफोर्स कंक्रीट पेमेंट, रेनफोर्समेंट डू नॉट improve the structural capacity significantly, but they can drastically increase the joint spacing to 10 से 30 मीटर। डोवल बार आर रिक्वायर्ड फॉर लोड ट्रांसफ़र। डोवल बार क्या होती हैं पता चलेगा आपको जब हम आरसीसी पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें आपको पता चलेगा डोवल बार्स क्या होती हैं। बार तो समझ गए होगे बार क्या होती है, सिविल इंजीनियर हो तो इतना समझ में आएगा वो। उसके बाद है कंटिन्यूस रेनफोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट। इसमें क्या होता है, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ जॉइंट आर अचीव्ड बाय रेनफोर्समेंट। सामने ये जो डायग्राम है ये आपको समझ में नहीं आएंगे कि ये क्या क्या चल रहा है। देखो भाई ये अनडोवल ट्रांसफ़र में क्या है, एक तो जो ये वाला ना 1/8 3/8 इंच, ये क्या है, ये स्पेसिंग है इसका T/4 T/3। मैं आपको बताऊंगा ये सब क्या है, धीरे धीरे बताऊंगा। अभी तो मैंने ये नोट्स में कहीं मेंशन नहीं किया, आई थिंक अगर मैं मेंशन कर देता तो आपको थ्योरी में ये कवर हो जाता, बट कोई बात नहीं, ये इतनी डीपली कोई भी नहीं पूछता है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। ये 15 फीट होती है, 15 फीट ये जो स्पेसिंग होती है T/3 होती है, T थिकनेस होती है, ठीक है। ये वाली जो थिकनेस है उसका हाफ कर दो, मतलब 3 हाफ कह रहा हूँ, थर्ड पार्ट कर दो। इसमें भी या तो ये जो T है थिकनेस है इसकी, इसका T/4 होता है या T/3 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, ये यूनाइटेड लॉन्गिट्यूडनल हो गई,
ठीक है। उसके बाद ये जो टाइड लॉन्गिट्यूडनल बार, ये देखो डिफॉर्म टाइप बार यूज़ कर रखा है, यहाँ पे ये बार है जो मैंने शो कर रखी है, ऐसा नहीं कोई स्पेसिंग है, नहीं ये बार है भाई, स्लेब यहाँ तक डाली उसमें फिर ये बार रह जाते हैं, इनको ज्वाइंट करते हैं। इसमें डोवल ट्रांसफ़र बार्स होते हैं, ये जो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, ये वाला T/2 होता है ये, ठीक है। इसका ऑफकोर्स हाफ ही होगा यार, सेंटर में ही तो चलेंगे ना। उसके बाद ये देखो भाई, रिजिड पेमेंट में 15 फीट 15 फीट 15 फीट 15 फीट 15 फीट 15 फीट 15 फीट, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट हो गए। ये वाले देखो, ये वाला जो है ना, ये ऐसे स्पेसिंग आ रही, ये वाला तो हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। ये हमारी 15-15 फीट की सारी स्लैब डाली इन्होंने, ठीक है। इस साइड में भी, इस साइड में भी, इस साइड में, इस साइड में डालते हुए बनाते आ रहे हैं रोड को। और ये वाले जो लाइन लग रही ना, इनमें स्पेस है, ये है ट्रांसफ़र ज्वाइंट बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? ट्रांसफ़र ज्वाइंट। ये हो गया हमारे लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। मुझे पता है आपको ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला होगा, कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। फिर भी मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, मान लो कहीं पे ज़रूरत पड़ती है इस टॉपिक की, तो उसको हम टाइप्स वाले टॉपिक्स में अलग से कवर कर लेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है वो है क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो डिज़ाइन है वो कैसे होता है, देखो वही एग्जिस्टिंग सॉइल है उसके वो कितने, अच्छा मैंने वो डाया तो नहीं बताया, इनका जो लेयर होती हैं इनका डाया पेमेंट रिजिड पेमेंट में नहीं बताया, तो इसमें भी और उसमें भी सेम ही होता है लगभग। देख लो आप, इसमें क्या है, सॉइल सबग्रेड जो एग्जिस्टिंग सॉइल है उसकी लेयर भाई 150 से 30 भाई मान लो स्मूथ है सरफेस, अर्थ सरफेस के बराबर है जब, तो ठीक है। मान लो कहीं पे ऐसा है कि वहाँ पे पानी वानी भरता तो उठा के बनाते हैं, भर्त करते हैं, फिर उसके ऊपर भाई उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, रोड रोलर से, उसके बाद फिर लेयर डालते हैं। तो इसकी जो एग्जिस्टिंग हाइट है सॉइल की, ये कितनी 150 से 300 mm में है ये। उसके बाद है बेस कोर्स, कभी कभी जीव कितनी ऐसी ना उसके बाद बेस कोर्स है 100 से 300 mm, और बेस कोर्स है ये सब बेस कोर्स था, ये बेस कोर्स ऊपर वाला, ये 100 से 300 mm, ये वाला भी 100 से 300 mm। उसके बाद आ जाती ये वाली जो लेयर है, ये होता है 50 से 100 mm बाइंडर कोर्स होते हैं ये। एंड देन सरफेस कोर्स आता है जो हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट हमारी, जो 25 से 50 mm होती है। उसके बाद कोट आते हैं, अलग अलग कोट डलते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे इसको बोलेंगे ट्रैक कोट। और जो ये रोड जो लेयर डलने के बाद, जो हमारी सरफेस कोट डलने के बाद सील कोट आती है, और प्राइम कोट यहीं पे डलती है। देखो इस लेयर पे जब हमारा बेस कोर्स पूरा हो जाता है तो यहाँ पे प्राइम कोट डलती है, फिर यहाँ पे बाइंडर डालने के बाद यहाँ पे डलता है ट्रैक कोट, और उसके बाद जो ऊपर टॉप में सील कोट आ जाती है। उसके बाद है इसमें जो सबग्रेड है, देख लो इनमें जो मटेरियल यूज हुआ है उसके बारे में थोड़ा। सबग्रेड में क्या आ जाएगा, द टॉप सॉइल एंड सबग्रेड इज़ ए लेयर of natural soil prepared to receive the stresses from the layer above। ओके, जो ऊपर वाली लेयर है वहाँ से जो लोड आ रहा है, जो स्ट्रेस आ रहा है, उसको ये क्या करती हैं भाई, कैरी करती है। ये सब ग्रेड जो सॉइल है ये नीचे ट्रांसफ़र कर देती है धरती में लोड को। उसके बाद है इट इज़ इसेंशियल दैट एट नो टाइम सॉइल सबग्रेड इज़ ओवर स्ट्रेस, it should be compacted to the desirable density near the optimum moisture content। मॉइस्चर कंटेंट के हिसाब से, मतलब मॉइस्चर कंटेंट के हिसाब से तो क्या भाई, उस हिसाब से इतना भाई मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल में, उसके हिसाब से इसको कॉम्पैक्ट किया जाता है। पानी डाल डाल के, आपने देखा होगा रोडों के ऊपर पानी डाल रहे हैं, फिर उसके ऊपर रोड घुमाया जा रहा है, तो वो कॉम्पैक्शन किया जा रहा है। मेन पॉइंट तो ये सबग्रेड सॉइल पे। उसके बाद है सब बेस कोर्स। द सब बेस कोर्स इज़ द लेयर ऑफ मटेरियल बेंथ the base course and the primary function are to provide structural support, improve drainage। भैया ये क्या, ड्रेनेज जो बारिश हो रही तो वो आराम से जो पानी वो धरती में जाके आराम से भाई क्या हो जाए, ड्रेनेज हो जाए, पानी का ड्रेनेज हो जाए। इट मे बी WBM और WMM। मैंने आपको बताया था जो ये वाटर बॉन्ड मैकडम है और ये वेट मिक्स मैकडम कुछ रोड है, ये इस तरह के होते हैं। मैं आपको बताऊंगा, अलग से वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर यार। उसके बाद है बेस कोर्स। बेस कोर्स में क्या है, बेस कोर्स इज़ द लेयर ऑफ मटेरियल इमीडिएटली बेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ बाइंडर कोर्स एंड इट प्रोवाइड एडिशनल लोड डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूट्स द टू द सब कोर्स ड्रेनेज। वही ड्रेनेज वाली बातें बोल दी इसने। इट मे बी कंपोज्ड ऑफ क्रस्ट स्टोन, जो स्टोन होते हैं हमारे, रॉक होते हैं, रॉक नहीं बोलूँगा, स्टोन बोलूँगा, क्रस्ट स्टोन होते हैं। एंड अदर अनट्रीटेड एंड स्टेबलाइज मटेरियल यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद बाइंडर कोर्स में क्या आता है, दिस लेयर प्रोवाइड द बल्क ऑफ द एसफोल्ट यूज़ करते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर। इट्स चीफ पर्पज इज़ टू
डिस्ट्रीब्यूट लोड टू द बेस कोर्स। यहाँ पे ये क्या है, बेस कोर्स से जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है कौन सी, बाइंडर कोर्स। द बाइंडर कोर्स जनरली कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट हैविंग लेस एसफॉल्ट एंड डजंट रिक्वायर क्वालिटी एज हाई एज द सरफेस कोर्स। इनमें ज़्यादा क्वालिटी के जो एग्रीगेट हैं वो यूज़ नहीं किए जाते हैं, एज जो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, सरफेस कोर्स में। सो रिप्लेसिंग ए पार्ट ऑफ द सरफेस कोर्स बाय द बाइंडर कोर्स रिजल्ट इज़ मोर इकोनॉमिकल डिज़ाइन। इसको रिप्लेस भी कर देते हैं भाई, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है बनाना। और मेन इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से एमसीक्यू बनता है। प्राइम कोट क्या होती है, ट्रैक कोट क्या होती है, सील कोट क्या होती है। प्राइम कोट कहाँ पे आती है ये पूछ लेते हैं, तो पीछे आप डिज़ाइन में देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा। डिज़ाइन देख के फ्लेक्सिबल पेमेंट का कि प्राइम कोट कहाँ पे यूज़ होती है, ट्रैक कोट कहाँ पे यूज़ होती है, सील कोट कहाँ पे यूज़ होती है। तो प्राइम कोट के बारे में क्या है, प्राइम कोट इज एन एप्लीकेशन ऑफ लो विस्कस लिक्विड बिटुमेंस होते हैं, लो विस्कस लिक्विड बिटुमेंस मटेरियल ओवर एन एग्जिस्टिंग पोरस और अब्जॉर्बेंट पेमेंट सरफेस लाइक WBM वाटर पॉन्ड मैकडम रोड होते हैं। क्या है WBM, क्या है यार, वही है और क्या है। उसके बाद है प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू प्लग द कैपिलरी वॉइड्स of the porous surface and to bond the loose material on the existing surface like granular bases on which binder layer is placed. It provide bonding between two layer. सिंपल सी बात है, ये जो लास्ट वाली बात है, प्राइम कोट क्या करती है, प्रोवाइड बॉन्डिंग बिटवीन टू लेयर, दैट्स ऑल। इतना समझ लो प्राइम कोट कहाँ पे यूज़ हो रही है, कौन सी लेयर के ऊपर, तो वो आप डिज़ाइन में देखोगे आपको पता चलेगा कि प्राइम कोट है वो कहाँ पे यूज़ की जा रही है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है ना जो प्राइम कोट, ये यहाँ पे ये इन लेयर का क्या है, जॉइंट बॉन्डिंग के लिए इसलिए यूज़ की जाती है प्राइम कोट यहाँ पे, बेस कोर्स के जस्ट ऊपर और सरफेस कोर्स से जस्ट नीचे। उसके बाद है ट्रैक कोट। ट्रैक कोट क्या होती है, ट्रैक कोट इज़ वेरी लाइट एप्लीकेशन ऑफ एसफॉल्ट, यूजली एसफॉल्ट इमुलेशन और diluted with water. It provide proper bonding between two layer of binder coats. It generally applied to impervious surface. अब ये ट्रैक कोट कहाँ होती है, ये वाली ट्रैक कोट होती है। ये सरफेस कोर्स और जो बाइंडर कोर्स है ना उसके बीच में यूँ कह लो बॉन्ड का काम करती है, बॉन्डिंग प्रोवाइड करती है ना। उसके बाद है सील कोट, जो ये सबसे ऊपर सील कोट स्मूथ सरफेस को करने के लिए इसलिए लगाई जाती है सील कोट। सील कोट इज़ द थिन सरफेस ट्रीटमेंट यूज टू वाटरप्रूफ के लिए ऑफ द सरफेस। इट प्रोवाइड स्किड रेजिस्टेंस, स्किड भाई ना हो हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो, एंड टू सील द सरफेस अगेंस्ट द इन ग्रास ऑफ वाटर। जो वाटर हमारा बारिश का वाटर है तो वो क्या है आराम से साइड में होके आराम से निकल जाए, रोड पे ही खड़ा ना रहे, ठीक है। इसलिए हम सील कोट वो स्मूथ कर देती है रोड को यार, काफ़ी आराम से बारिश का पानी आराम से निकल जाए। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन, तो वर्टिकल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ सबग्रेड, टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ सरफेस कोर्स। उसके बाद है फैक्टर ऑफ डिजाइन ऑफ पेमेंट, क्या क्या फैक्टर होते हैं, किन बेसिस को देख के हम जो रोड है वो डिज़ाइन करते हैं, तो पेमेंट डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले डिज़ाइन ऑफ व्हील लोड, किस तरह का रोड है, कौन सा हाईवे बनेगा भाई, कितना लोड होगा, ट्रैफिक कितना बिजी रहेगा वहाँ पे, किस तरह के ट्रैफिक होंगे, तो उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। स्टैटिक लोड ऑफ व्हील ऑन व्हील्स, कॉन्टैक्ट प्रेशर, लोड रिपीटिशन कितना है भाई, बार बार में व्हीकल कितने, भाई वो वही बात हो जाती है ना, कितने ट्रैफिक आ रहे हैं बार बार में, ट्रैफिक का जो रस है वो कितना रहेगा, तो उसके हिसाब से ये लोड रिपीटेशन का एक आइडिया हो जाता है। उसके बाद है सबग्रेड सॉइल, थिकनेस ऑफ पेमेंट, सबग्रेड सॉइल भी थिकनेस ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड कितनी चाहिए, सबग्रेड कैसी है सॉइल, ठीक है, सॉइल जो है वो कैसी है वहाँ पे, वो लोड बेयरिंग उसकी क्या कितनी है, वो सारे टेस्ट किए जाते हैं यार। स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर कैसा होगा अंडर लोड, मॉइस्चर वेरिएशन कैसा है सॉइल का। उसके बाद है क्लाइमेट फैक्टर भी, रेनफॉल कितना उस एरिया में जहाँ पे ये रोड बनाया जा रहा है। पेमेंट कंपोनेंट मटेरियल भाई कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, एनवायरनमेंट फैक्टर क्या होगा वहाँ पे भाई, कितने पेड़ वेड़ काटने पड़ेंगे, सारी चीज़ें देखते हैं यार। ओके, उसके वेदर कैसा रहता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर कैसा है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक कितनी होंगी, वो सारी चीज़ें देखेंगे। रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ अलाइंसमेंट। और लास्ट में है डिज़ाइन लाइफ, ये यहाँ से भी एमसीक्यू बन जाता है। तो कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं, एक्सप्रेस हाईवे हैं, अर्बन रोड्स हैं, अदर कैटेगरी के रोड हैं, तो उनकी लाइफ कितनी होती है। तो नेशनल हाईवे की 15 साल, पर होता नहीं यार, 15 साल से ज़्यादा ही होती है आजकल, तो ठीक ठाक बनाने लगी है बीजेपी। उसके बाद एक्सप्रेस हाईवे अर्बन रोड्स की 20 साल और अदर कैटेगरी रोड्स की 10 से
15 साल, फिर भी अगर कोई क्राफ्ट इंजीनियर आ जाता है तो भाई वो फिर रोड की लाइफ 5 साल रहती है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।